जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित घोड़ाशाही निबंध की समीक्षा। घोड़ाशाही यह निबंध स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों में यह स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा। चलिए हम शुरू करते हैं घोड़ाशाही निबंध की समीक्षा। सबसे पहले जानेंगे लेखक परिचय। हिंदी के गांधीवादी राष्ट्रीय धारा के प्रतिनिधि कवि तथा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे बंधु सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामशरण गुप्त है। सियाराम शरण जी संस्कृत, गुजराती और बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता रहे। वे हिंदी के गांधीवादी निबंधकार, कथाकार, कवि, विचारक, प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी और अत्यंत संवेदनशील विनम्र व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। इनकी रचनाओं में सरलता, विनयशीलता, सात्विकता और करुणा सर्वत्र दिखाई देती है। मानवीय संस्कृति के साहित्यकार सियाराम शरण जी का निधन असमय ही 29 मार्च 1963 को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में हुआ। सियाराम शरण जी ने कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि साहित्यिक विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। झूठा सच यह उनका चिंतनपरक निबंध संग्रह है। कुल 28 निबंधों के इस संग्रह में घोड़ाशाही यह विचार प्रधान निबंध है, जिसमें आधुनिक युग में मशीन प्रयोग के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक के अनुसार घोड़ा है इंजन और यह नया युग है यंत्रों का, अर्थात घोड़ेशाही का। उसने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, उसके क्या दुष्परिणाम मनुष्य जीवन पर हो रहे हैं, इसका विवेचन निम्न बिंदुओं से किया गया। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ। मध्यकाल में अश्वसेना के बल पर विजय प्राप्त की जाती थी। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारत की सभ्यता में निर्भयता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। प्रभु श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की बात हम सभी जानते हैं। विश्व विजेता अश्वमेध यज्ञ करके अश्व का घोड़ा छोड़ इस धरती पर जहाँ तक यह घोड़ा चलेगा जाएगा, वहाँ तक उस धरती पर रहने वाले सभी सजीव सुरक्षित है, यह उसका प्रमाण था। और अश्वमेध यज्ञ की उस घोड़े की रक्षा के लिए सशक्त अश्वसेना तैनात रहती थी उसकी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला घोड़ा और उसका महत्व निबंध में लेखक ने बताया है। किस प्रकार यह अश्व स्वतंत्रता, निर्भयता का प्रतीक था। उसके बाद दूसरा बिंदु है आक्रमणकारियों के अश्वदल। उसके बाद घोड़े की स्थिति और उसमें कैसे बदलाव होता गया है वो उन्होंने निबंध में बताया है। इस सामंतशाही युग में कई घुड़सवार सेनाओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर सामान्य जनता को लूटा और रौंदा। औरतों और बच्चों पर अन्याय अत्याचार कर उनका शोषण और दमन किया। सामंतशाही युग में घोड़े पर सवार सैनिकों ने यह सब किया है हिंदुस्तान में। तीसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि घोड़ा पहले सवारी था, अब सवार है। जैसे सामंतशाही युग में और मध्यकाल में भी घोड़े पर सवार अश्वदल कितना महत्वपूर्ण था, और सामंतशाही युग में तो किस प्रकार जनता पर घोड़े पर बैठे सैनिकों ने अन्याय किया, यह भी उल्लेख किया है। और आधुनिक काल में कैसे यह घोड़ा पहले सवारी था और अब कैसे सवार है, यह भी उन्होंने निबंध में बताया है कि कैसे यह यंत्र रूपी घोड़ा यंत्रों से सज्जित कारखानों में आज हमारे हजारों युवा, किशोर, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एक साथ जोत दिए जाते हैं और सारा विश्व मशीनीकरण के दुष्प्रभाव के चपेट में है। जो घोड़ा पहले सवारी था, लेकिन आज मशीन रूपी घोड़ा मनुष्य पर कैसे सवार हुआ है, यह उन्होंने बताया। चौथा बिंदु है हॉर्स पावर या इंजन की ताकत। इंजन की ताकत को हॉर्स पावर कहा जाता है।
1000 घोड़े की ताकत एक इंजन में है और बुद्धि उसे मानव की मिली है। विकासवाद के अनुसार सामंतशाही का विकास इस घोड़ेशाही में ही हुआ है। आज जो विकास हम देख रहे हैं, विकास के नाम पर कल कारखानों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है और घोड़ेशाही का विस्तार कैसे प्रचंड रूप से हो रहा है। यानी पहले मध्यकाल में ये स्थिति नहीं थी, बाद में सामंतशाही युग आया। अलग अलग राजाओं ने, आक्रमणकारी राजाओं ने किस प्रकार इस जनता को लूटा, किस प्रकार अन्याय किया, और उसके बाद जो आधुनिक काल आया मशीनीकरण का, उसमें घोड़ेशाही ने समाज की स्थिति को किस प्रकार और अधिक अन्यायपूर्ण बना दिया है, ये भी उन्होंने निबंध में बताया है। 5वें बिंदु में आधुनिक घोड़े अर्थात यंत्र की पशुता का उल्लेख है कि यह मशीन रूपी घोड़ा सामंतशाही से भी या सामंतशाही के आधार घोड़े से भी कितना अधिक शक्तिशाली और जानलेवा है, ये हमें दिखाई देता है कि यंत्रों में काम करने वाला व्यक्ति, जैसे किसी घोड़े के टाप के नीचे आने के बाद वो साधारण घायल हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी मशीन में काम करने वाला, मशीन के साथ काम करने वाला मजदूर किसी मशीन की चपेट में आ जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है बहुत भयानक तरीके से। तो इसलिए सामंतशाही के घोड़े से भी यह मशीन रूपी घोड़ा शक्तिशाली है और उसमें पशुता अधिक है। कई बार जो सामंतशाही का घोड़ा था राजा महाराजाओं के समय का, उस घोड़े में पशुता थी ही ऐसा नहीं। हाँ, घुड़सवार में पशुता हो सकती थी, लेकिन पशु होकर भी उसमें मानवीयता थी। लेकिन आज के इस घोड़े में, यंत्र रूपी घोड़े में बहुत अधिक केवल पशुता है, ये उन्होंने कहा है। यंत्रों की बुद्धि मनुष्य की है। हजार हजार घोड़े की ताकत एक यंत्र में है जो एक जगह जमकर भी वहीं से हमें बिजली का प्रकाश पहुंचाता है। यह वहीं से यंत्र हमारे घर तक जल पहुंचाता है। और यंत्र सर्कस के सीखे जानवरों की तरह हम उसे सभ्य जानवर तो कह सकते हैं कुछ हद तक, यंत्रों के कारण जो हमारा सहज हो चुका है जीवन। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि सर्कस का जो शेर है या हाथी है, वो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो हमारा केवल मनोरंजन करता है। उसी प्रकार ये यंत्र कुछ हद तक हमारा जीवन बहुत सहज बनाते हैं। उसने बहुत अधिक वस्तुओं का जो निर्माण किया है जिससे हमारा जीवन बहुत सहज हो चुका है। तो ये सर्कस के उन जानवरों के समान सिखाए गए, क्योंकि उन्हें सभ्यता सिखाई गई है। वो हिंसक होकर भी या मनुष्य की शिकार करने वाले होकर भी वो शिकार नहीं करते हैं। वो हमारे सामने बहुत साधारण मनुष्यों की तरह या पालतू पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यंत्रों की बुद्धि मनुष्य की है, इसलिए वो सिखाया हुआ सर्कस का जानवर है। यंत्रों में मनुष्य को बेहाथ किया। यंत्रों ने मनुष्य को बेहाथ किया, अर्थात जिस प्रकार आधुनिक काल में यंत्रों की संख्या बढ़ती गई है, उसी प्रकार मनुष्यों को जो रोज़गार मिलता था उसमें जो बढ़ोतरी नहीं तो बहुत अधिक संख्या घटती गई है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यंत्रों ने मनुष्य को बेहाथ कर दिया। यंत्रों ने मनुष्य के हाथ का काम छीन लिया, उसे बेहाथ कर डाला। 8वां बिंदु है मानव को यंत्रों का आकर्षण। यह मशीनें या इंजन बहुत आकर्षक या सम्मोहित करने वाली है। घोड़े की तरह यंत्र हमारे पीछे नहीं भागते, हम यंत्रों के पीछे भागते, क्योंकि यंत्र इस प्रकार हमारे जीवन में आज उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण बनते जा रहा है कि अब मोबाइल का उदाहरण ले लीजिए। मोबाइल भी क्या है, एक यंत्र ही तो है। वो हमारे लिए बनाया गया था, लेकिन आज हम उसके बगैर जी नहीं सकते हैं। यानी पहले जो पशु रूपी घोड़ा था, वो घोड़ा हमारा सवारी था, हम उस पर बैठकर चलते थे, वह हमारे पीछे भागता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, यंत्रों के पीछे भाग रहे हैं। अगला बिंदु है यंत्रों के पीछे भागता मनुष्य। कारखानों में काम करने वाले स्त्री पुरुष किशोर वृद्ध सब है, केवल शिशु नहीं है।
लेकिन वह भी कतार में है खड़ा है कि कुछ समय बाद वह भी इसका हिस्सा बन जाए। यंत्रों के कारण जो मनुष्य का जीवन प्रभावित हो गया है, उसका यहाँ पर उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि सभी स्त्री पुरुषों का जीवन ये कारखानों से प्रभावित हुआ है। केवल बच्चा कारखाने में काम नहीं करता, शिशु काम नहीं करता, लेकिन वो भी कतार में है। वो कल मजदूर बनकर या किसी न किसी पद पर काम करने वाला वो कारखाने का एक हिस्सा, एक कर्मचारी बनने के लिए तैयार है, या उसी के लिए वो अभी बढ़ रहा है। यानी इस प्रकार यंत्रों के पीछे मनुष्य भागने के लिए विवश हो गया है। अगला बिंदु है सभ्यता और संस्कृति पर गलत परिणाम। गांव की जनसंख्या इस यांत्रिक युग में या कल कारखानों के इस आधुनिक युग में गांव की जनसंख्या घट रही है और शहरों का विस्तार बढ़ रहा है। मनुष्य यांत्रिक सभ्यता के पीछे भाग रहा है। लेखक कहते हैं, ऐसे इसके पीछे दौड़ना छोड़कर हम अपना घर खोले रहे, अपने गांव के टेढ़े मेढ़े और गर्द गुबार से भरे पथ घाट में बेकार घूमते रहे, इसका अवकाश आज हम नहीं पाते। तो अवकाश आज हमें दूसरे तरह का, कैसे? तो रात को शराब पीकर अपनी नई बस्ती के मोहल्ले में हम आनंद विनोद की छुट्टी पाते हैं। एक दूसरे को गाली दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ मारामारी कर सकते हैं, नाच सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। यानी इस मशीनीकरण के युग में, कल कारखानों के युग में जो कर्मचारी इस कारखाने में काम करने वाले मजदूर है, वो कर्मचारी है, वो सभी छुट्टी पाते ही किस प्रकार आपका अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन गांव और गांव के जीवन से या हमारी प्राचीन सभ्यता से कैसे हमारा नाता छूटता जा रहा है, कैसे सुकून के पल हम गांव में कैसे बिताते थे, आज उन सब को छोड़कर अवकाश यानी छुट्टी, आज उस छुट्टी का आनंद हम कैसे ले रहे हैं, ये यहाँ पर बताया है। अगला बिंदु है यंत्रों द्वारा मनुष्य का शोषण। आज के इस घोड़े का रूप ऐसा है कि इसके दबाव से मनुष्य तिल तिल गलकर पीले पड़ते हुए भी, इसके चक्के के नीचे कुचलकर पीसते हुए भी हम जो इस तरह हंस खेल लेते हैं, निबंधकार के अनुसार मनुष्य के ऊपर आज से बढ़कर संकट कभी नहीं आया है। यंत्रों के कारखानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इससे मजदूरों की उपयोगिता भी कम होती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। कारखानों से निकलने वाले धुएं से सारे आसमान पर सफ़ेद और काले धुएं के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस प्रकार हमारा जीवन यंत्रों से या उसके दुष्परिणामों से, उसके शोषण से कैसे प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर निबंधकार ने बताया। घोड़ेशाही से पिसता मनुष्य, यह अगला बिंदु। घोड़ेशाही युग में बहुत नियोजित तरीके से शोषित को और अधिक शोषित बनाया जा रहा है। कितने देश, कितनी सेना और कितनी सामान्य जनता यंत्र रूपी घोड़े के पैरों के नीचे पिसी जा रही है, इसका हिसाब नहीं है, ऐसा निबंधकार कहते हैं। अगला बिंदु है चीन देश का प्रमाण कि ये घोड़ेशाही के युग में कैसे हम पीसते जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक प्रमाण दिया है चीन देश का। वे कहते हैं, कौन है वह स्थान, कौन है वह देश जहाँ का मानव कहीं खुले में, कहीं छिप आज की घोड़ेशाही से पिसा न जा रहा। संसार के अंतरात्मा का दम आज भीतर ही भीतर घुट रहा है। सारे का सारा आकाश आच्छादित है चिमनियों के सफ़ेद और काले धागे, काले धुएं से। मनुष्य के ऊपर आज से बढ़कर संकट कभी नहीं आया है, ऐसा मानना सियाराम शरण जी का है। उनके अनुसार जो चीन की स्थिति हुई है, चीन में जनसंख्या विस्फोट तो हम जानते हैं, लेकिन चीन व्यापार उद्योग के लिए भी जाना जाता है। वहाँ पर कारखानों की संख्या अत्यधिक है और जहाँ पर कारखाने अत्यधिक है वहाँ पर हवा प्रदूषण, कई तरह के प्रदूषणों की संख्या भी अधिक है।
और वहाँ पर जो सभ्यता संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता संस्कृति भी हमें बहुत अधिक बदलती हुई दिखाई देती है। अगला मुद्दा है सामंतशाही से बर्बर युग घोड़ाशाही। आज का युग सामंतशाही से भी बहुत अधिक बर्बर बन चुका है। इसके लिए वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शरीर, इस घोड़ाशाही युग का शरीर क्या है, लोहे का और प्राण उसका दानव का, यानी बहुत अधिक क्रूर और बहुत अधिक शक्तिशाली, क्योंकि लोहे का शरीर वो कभी नष्ट नहीं होगा या मृत्यु नहीं आएगी उसे, और प्राण उसका दानव का, यानी राक्षसी प्रवृत्ति उसमें और अधिक है। रावण और दुशासनों में कोई जो नहीं कर पाया उसी को पूरा करने की बात आज घोड़ाशाह ने सोची, यानी रावण और दुशासनों से भी क्रूर यह घोड़ाशाही युग है, ये यंत्रों का युग है, ऐसा लेखक को लगता है। अगला बिंदु है घोड़ाशाही चक्रवर्ती नहीं तो अतीत बन जाए। इस यंत्र युग की बर्बरता को समाप्त करने घोड़ाशाही के घोड़े को बांधने के लिए लव कुश जैसे बालक का सा साहस चाहिए, अर्थात नई पीढ़ी आगे आए और बढ़ती हुई घोड़ाशाही अर्थात यंत्र युग को समाप्त करे, ऐसा निबंधकार का मानना है। लव और कुश यहाँ पर जो सबसे पहले मुद्दा मैंने बताया था कि अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने बांध रखा था, तो श्री राम के ही पुत्र लव और कुश, जो निर्भय है, साहसी है, जो विरोध की क्षमता रखते हैं। तो जैसे उन्होंने इस घोड़े को रोक रखा था, वैसे ही आज इस घोड़ेशाही यानी यंत्र रूपी या कल कारखानों के यंत्रों के इस युग को कहीं ना कहीं ठहराव मिलना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये यंत्र युग बढ़ते हुए धीरे धीरे मनुष्य की मानवता को नष्ट करेगा और मनुष्य भी यंत्रवत हो जाएगा। इसलिए वह उम्मीद करते हैं कि आज के युग का कोई बालक, लव और कुश जैसा बालक साहसी चाहिए, जहाँ पर ऐसी नई पीढ़ी में ऐसे यदि युवा सामने आए और इस घोड़ेशाही अर्थात यंत्र युग को जो समाप्त कर पाए, ऐसी उम्मीद वो जताते हैं इस निबंध के माध्यम से। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सियाराम शरण गुप्त जी गांधीवादी होने के कारण गांधी की तरह ही मशीनी उपयोग का वो विरोध करते हैं। मशीन के माध्यम से पूंजीपति अर्थात अमीर व्यापारी वर्ग, या जिनको सामंत भी कह सकते हैं, सामंतशाही का युग जो राजा महाराजाओं का युग था, यहाँ पर आधुनिक काल में या घोड़ेशाही युग में इन पूंजीपतियों अर्थात व्यापारी या अमीर वर्ग पूंजीपति से अधिक लाभ कमाने के लिए मजदूरों का यह शोषण कर रहे हैं। पूंजीपति लोग शोषण की इस व्यवस्था को अपने अनुकूल बना रहे हैं। लेखक के अनुसार इस बर्बरता का प्रतिरोध कर उसके पशुत्व का दलन करने के लिए सारी दुनिया को कुश कोई लव जैसे निर्भय बालक की प्रतीक्षा है, अर्थात कुश और लव जैसे निर्भय बालक की पूरी जनता को प्रतीक्षा है, ऐसी उम्मीद भी उन्होंने जताई है। यहाँ पर निबंध की समीक्षा समाप्त हो चुकी है। परीक्षा में इस पर प्रश्न किस प्रकार आ सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि घोड़ाशाही निबंध में लेखक ने मशीनी उपयोग का विरोध किस प्रकार किया है। दूसरा प्रश्न है मशीनों ने पूंजीपतियों को लाभ और मजदूरों को किस प्रकार हानि पहुंचाई है। तीसरा प्रश्न है लेखक ने घोड़ाशाही को सामंतशाही कहा है। घोड़ाशाही इस निबंध के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार दोस्तों हम यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।